नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी का? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? तो 2015 वाले एक पेपर के अपन ने 25 क्वेश्चन तो कर लिए थे। उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी मैंने। अभी अपन 26 में क्वेश्चन से आगे तक जितने होते हैं उतने देख लेते हैं। थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा हूँ, एग्जाम वगैरह चल रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के मेरे, तो उस चक्कर में टाइम नहीं दे पाया था मैं। बट कोई ना, अभी आगे देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में पर विचार करो। तो सोशलिस्ट यानी समाजवाद की जो प्रेरणा, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या था कि समाजवादी विचारधारा के जो प्रमुख प्रेरणा प्रतीक जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो पार्टी है 1934 में किस किस ने बनाई थी? इन लोगों से प्रेरणा लेकर के जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने और नरेंद्र देव। इसके अलावा एक और थे, मीनो मसानी। ठीक है, उन लोगों ने ये मिल करके इसको, इस पार्टी को बनाया था कब? 1934 में। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सही पूछा है। ठीक है, तो सोशलिस्ट यानी समाजवाद की कुछ ऐसी बातें करेगा तो उन्होंने ब्रिटिश समाज का बहिष्कार और करों के अपवंजन विभाजन की वकालत की थी। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करना चाहती थी। ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और इसके अलावा इसमें अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ये भी गलत है इसमें। अब सीन क्या है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है, अल्पसंख्यक दलित वर्ग, समाजवाद सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, परंतु इस तरह की मूवमेंट इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये गलत हो जाएगा। तो समाजवादी थे ये लोग, और ये लोग, ये क्या थे? ये जो गांधी जी की समझौतावादी जो नीति थी उसके विरोधी थे, क्योंकि गांधी जी तो घोर अहिंसावादी थे। लेकिन समाजवादी जो थे आवश्यकता अनुसार ये कहते थे कि जब जरूरत पड़े तो हथियार उठाना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी और इन सब के साथ मतभेद था समाजवाद को लेकर के। ये 15 सूत्री प्रोग्राम इन्होंने कार्यक्रम इन्होंने डिसाइड किया कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया, और इससे क्या है कि वो नियोजित अच्छे से हो, नियंत्रित अच्छे से हो। तो वो 15 जो पॉइंट है उनमें इनमें इन तीनों में से कोई भी उनमें शामिल था नहीं। ठीक है, अब अगर वो ये चीजें आपको याद हैं तब तो आप इजीली एलिमिनेट करके बोल दोगे कि चलो इनमें से इसमें से कोई तो नहीं होगा। बट आप अगर नहीं हो रहा फिर भी आप सोच के देखिए ना कि यहाँ पर समाजवाद की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। यहाँ भी समाजवाद की बात कहीं नहीं हो रही है। ठीक है, और ये इस तरह की व्याख्या आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कांग्रेस या कांग्रेस से रिलेटेड जो भी जितने भी जो थे, वो अल्पसंख्यकों को फिर भी बातचीत हुई, दलित वर्ग के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की तो उन्होंने कभी वकालत की नहीं थी। इनका कहना था कि इंडिया एकजुट होना चाहिए पहले, इसके बाद हम अपने हिसाब से देख लेंगे, पहले इंडिया को तो एकजुट करो। तो इस तरह से इसमें ये स्टेटमेंट गलत होगा और आपका कोई नहीं इसमें सही हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको लीव भी कर सकते हो। ठीक है, 27 से क्वेश्चन पर आ जाओ। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, क्यों नहीं होती भाई? बजट पर चर्चा नहीं होती क्या? गलत हो जाएगा, तीन गलत, तीन गलत, एक और दो आपके सही है। जो मनी बिल जो है, मनी बिल में सीन ये है कि लोकसभा की पावर मैक्सिमम होती है, लोकसभा की ही होती है। ठीक है, राज्यसभा की इसमें कोई खास पावर होती नहीं, वो भेज भी देगी तब भी लोकसभा उनके द्वारा किए गए जो बदलाव को स्वीकार करे तो करे, वरना ना करे। ठीक है, 28वें क्वेश्चन पर आ जाओ। और ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में इनमें से किस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1919 और 1935 के जो शासन अधिनियम है उनको अच्छे से याद करना है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता के वो अच्छे से वो परिभाषित करता है। बाद में 1935 की बात है। और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वायसराय की शक्तियां, ये बहुत पहले खत्म हो गया था, तो इनका कोई सीन नहीं है। 1919 में सिर्फ केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता की व्याख्या की गई थी। इनमें से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन इसको जारी करता है? इजी स्टेटमेंट है, श्रम ब्यूरो जारी करेगा इसको। सीपीआई की चार फॉर्म है, चार भाग, मतलब एक, दो, तीन, चार। एक शिमला से होता है, यानी एक इंडेक्स को शिमला से जारी किया जाता है। इसमें से कौन है जो शिमला से जारी किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
एक WPI होता है, एक CPI होता है। CPI में फिर चार होते हैं, चार इंडेक्स होती है। एक इंडेक्स को शिमला से जारी किया जाता है, कौन सी है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि औद्योगिक कर्मकार, श्रमिक, ऐसे तो कुछ व्याख्या हो रही है। रिजर्व बैंक तो ऐसा करेगा नहीं, कार्मिक विभाग ये IAS IPS बनाता है, ये वैसे नहीं होगा। इन दोनों से बच गए, इसके पास और भी बहुत कम है भाई, बस आपका ये। अब देखो, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिण ध्रुव पर स्थित कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई है ही नहीं विश्व में। बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो सूचक डिटेक्टर है। कौन सा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है? ठीक है। और इसमें से कौन सा सही है? विश्व का सबसे बड़ा, और हाल ही में, ये हालांकि 2015 की बात है, तो ये डार्क मैटर की बनी शक्तिशाली, इसने ये नहीं कहा कि सबसे शक्तिशाली दूरबीन, इसने यही कहा है कि हाँ, सब बनी शक्तिशाली दूरबीन है, ठीक है, डार्क मैटर से बनी होगी। यह बर्फ की गहराई में दबा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव की बात कर रही है, कर रहा है एग्जामिनर, तो हो सकता है। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। तो अब इसमें क्या है कि एक, दो और तीन, तीनों ही सही है। 2015 में आया था, उस समय हो सकता है, अगर आप इसको पढ़ते न्यूज़पेपर वगैरह में, तो प्रॉपर हेडलाइन के साथ आ जाता है कि हाँ, विश्व का अभी ये सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो सूचक न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो है वो इसको स्थापित किया गया है ऐसा। तो इसको आपने ध्यान में रखना कि तो सबसे बड़ा था, और सबसे शक्तिशाली दूरबीन डार्क मैटर की खोज के लिए बनी है, सबसे शक्तिशाली दूरबीन, और बर्फ में गहराई में भी दबा हुआ है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, तो पीस क्लोजेस, ये किस किस के संदर्भ में है? तो पीस क्लोजेस देखते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से कि ये तो विश्व व्यापार संगठन WTO के रेफरेंस में है। ये तो बहुत कॉमन है, पीस क्लोज याद रखना। फिर देखो, एग्रीमेंट, ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड एग्रीमेंट, है ना? तो इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं, तो आप इसको सीधा से लिंक कर सकते हो, और आपका आंसर इस हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। वैसे पीस क्लोज है, काफी फेमस है, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो आराम से, आगे भूलना मत, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, लाइक कम दूरी में। NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो कि विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों द्वारा रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। तो ठीक है, सही बात है, उपयोग तो ऐसा करती ही है ये। एक मिनट, राइट पास सॉल्यूशंस कुछ की हो जा रहा होगा ना? अब नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो एक नंबर है इसमें, अब एक इसमें नहीं है, तो इसको काट दो। इसके बाद देखिए कि NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए वैकल्पित की जाती है जो 1 मीटर की डिस्टेंस। इसमें क्या रहता है कि इसमें क्या होता है कि जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर या इससे कम ही हो, तो ऐसा कुछ इसमें होता है। तो ये, और फिर वैसे भी ये क्या है कि फैक्ट है, इसमें तो डेटा डाला हुआ है, तो आप इसको गलत कर सकते हो एक बार के लिए। ये गलत हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे गलत होगा। सॉरी, लिखो, कौन सा 2 नंबर यार, 2 नंबर आपका गलत होगा, तो एक और तीन। तीसरा क्या है कि संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण एन्क्रिप्शन का बिल्कुल का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये, इसमें क्या होता है कि एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है, और विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है, और इसके अलावा इसमें इंक्रिप्शन का उपयोग भी अपन कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते समय। गोलन हाइट्स के नाम से जाने वाला क्षेत्र जिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदाकदा समाचारों में रहता है? तो मैं इसमें आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि UPSC जनरली प्रेफर करती है मिडल ईस्ट को, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट की बात है, ठीक है। मिडल ईस्ट हो गया, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया है ना, उसको मतलब ज्यादा ही पसंद करती है UPSC, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्या है कि गोलन हाइट्स जो है ना, वो आपका जो साउथ और वेस्ट जो सीरिया है, मिडल ईस्ट में तो यही देश है ना, तो इसमें कौन सा, इजराइल और सीरिया, इनके बीच में लगभग 1800 किलोमीटर का एक एरिया है ये, ठीक है, गोलन हाइट्स।
तो ये मिडल ईस्ट में स्थित है। किस किस के बीच में स्थित है? इसराइल और सीरिया में 1800 किलोमीटर के बीच का एरिया है। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तन करने के स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। कन्वर्ट कर दिया रुपए को डॉलर में, डॉलर को पौंड रुपए में, फिर पौंड को डॉलर में, रुपए में, रुपए को पौंड में, ऐसे दिनार रुपए, रुपए दिनार, ऐसे। तो ये होती है इसकी कन्वर्टेबिलिटी। अब हिंदी में अगर समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देख लिया करो। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन में वैसे शायद रील बना जो रील पता नहीं शॉर्ट्स बनाया था कुछ। तो समकालीन भारतीय राज्य है और वर्तमान क्षेत्र है। मैंने फिर कहा था कि सारे तो सही नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे सारे तो सही। तो इसमें क्या, तो ये गलत कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जैसे कुलूत की बात करते हैं कि कुलूत क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुलूत मालाबार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कुलूत जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और एक कुलूत है जो आपका, जो कुल्लू है ना, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश वाला, एक वो है। ठीक है, और मालाबार केरला में। तो ये तो 3 नंबर तो इसमें गलत हो जाएगा ना। तो ये आपका गलत होगा, 3 नंबर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 नंबर मतलब आपका सही है। ठीक है, तो कुल्लू एक तो वेस्ट बंगाल में है, मैंने एक बार गूगल किया तो मुझे याद आ रहा है। और याद आपको ये रखना है कि कुल्लू जो जो वर्तमान कुल्लू है वही कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ये मालाबार केरला में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप कौन सा है, चंपक। चंपक भी है, वो आपका कहाँ पे है? वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो चंपक हिमाचल में, कुल्लू भी हिमाचल में, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। दुर्गर जो है वो जम्मू में है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि सारी की सारी जगह जो नॉर्थ की दी है, जैसे चंपक कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। दुर्गर कहाँ है? जम्मू में। और कुल्लू कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि इस बार नॉर्थ से सवाल पूछे और वहीं से अपने को एलिमिनेट करना था। ठीक है, तो हो गया। चलो आगे देखते हैं। कौन सी यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी है? बार बार पूछ चुके हैं। इंद्रावती और वंशधारा तो इन्होंने फिर से रिपीट करवा ली थी। तो 36 में देखो तो इसमें वंश धारा ये नहीं है, और पेन्नार ये नहीं है। ये दोनों गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो किसकी नदियां हैं? गोदावरी की जो है वो सहायक नदियां है। जो आपकी वंशधारा जो रिवर है, बता सकता है कोई कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, इतना ध्यान आपको। और और जो पेन्नार रिवर जो है आपकी, वो कहाँ पर स्थित है भाई लोग? मालूम है किसी को? पेन्नार रिवर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, मैं फिर लिख तो दूंगा ना, अभी अभी तुरंत लिख दूंगा मैं तो। बताओ। पेन्नार, पेन्नार रिवर, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो। देखो साउथ का नाम लग रहा है ना, तो ऑब्वियस ये बात है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इन दोनों में ये नदी बहती है। तो गोदावरी नदी की ये सहायक नदी नहीं। इंद्रावती और प्राणहिता किसकी नदी है? सहायक नदी है। प्राणहिता और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसके लिए इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई भी एक विधेयक जो रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्यों का जो साधारण बहुमत है उससे ये, साधारण बहुमत से, ठीक है, संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से ये चीजें पारित होंगी। अब आगे आ जाओ। भारत के निम्नलिखित में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन? दलदली इलाकों में मिलते हैं मैंग्रोव। ठीक है, तो अपने को ढूंढना है कि दलदली एरिया कौन सा है इसमें से। दलदली है, दलदली है, ये भी दलदली और ये भी दलदली, तो सारे दलदली है इसमें तो। आ जाओ फिर और आगे देखते हैं।
ये कह रहा है कि सदा पर्णी, हमेशा ही और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो क्या है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और सीन ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है या तो आप छोड़ दो, क्योंकि अब अगर एग्जैक्ट पता होगा कि मैनग्रोव भी है तो मैनग्रोव तो लगभग सारे में ही है। आप इसको काट दो एक बार के लिए। या फिर सौराष्ट्र को नहीं काट सकते, क्योंकि सर अक्सर सौराष्ट्र में गुजरात में तो बहुत अच्छी खासी मात्रा में मैनग्रोव प्लांट है। इवन शायद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर ही है। तो इसके अलावा क्या है, फिर आप क्या कर सकते हो किसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा दलदली इलाका कौन सा, सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्लांट कहाँ से होते हैं, तो सबसे ज्यादा फिर यहाँ रहेंगे। अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्लांट है, और सदापर्णी हमेशा यहीं रहेंगे। सदापर्णी का जितना, जैसे पर्सनली मुझे, जब मैं जब क्वेश्चन कर रहा था मुझे ये आइडिया था कि यहाँ पे तो सदापर्णी नहीं होते हैं, और उत्तर तटीय जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे तो नहीं होते, ठीक है। और पर्णपाती वन जो है वो इस एरिया में नहीं होते। एलिमिनेट हो रहा था कि दक्षिण पश्चिम बंगाल या अंडमान एंड निकोबार। तो फिर 50-50 खेलने वाली बात होती है। ठीक है, जब इसको हम बैठ के रूम पे कर रहे थे इसको सवाल को, तब की बात है। तो क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में तो मैंग्रोव प्लांट यहीं पे ही है भाई, अंडमान एंड निकोबार में। तो आप एक बार के लिए इसमें मतलब चाहो तो जा सकते हो। और क्योंकि देखो दलदली इलाका भी है, सदा हरा भरा रहने वाला, ग्रीन रहने वाला इलाका, इन चारों में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार ही है। यू कैन गो विद इट, है ना। आप इसमें इसके साथ जा सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो एक बार के लिए, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, वाला क्वेश्चन है, इनमें से किन राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। ये क्वेश्चन ऊपर भी एक बार पहले आ चुका है शायद 12 या 11 के पेपर में, मुझे नहीं पता। तो जो कौशल और जो मगध है, इन दोनों का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध के जीवन से है। ये आपको फिर से याद रखना है, ये फिर से आ सकता है। ऐसे कोई 5 नाम दे के पूछ लेंगे, केवंती, गंधार, कौशल, मगध, वज्जी, कुछ भी दे करके पूछेंगे बुद्ध का जीवन का संबंध किसमें है। तो कौशल और मगध से भगवान बुद्ध के जीवन का संबंध है, अवंती और गंधार से के जीवन का कोई संबंध नहीं है। ओजोन के अवक्षय को करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करे और चरणबद्ध तरीके से प्रयोग करने वाले फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित इसमें से कौन सा है। वेरी फेमस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन अपक्षय से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही तो था। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो कब आया था, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो आपको, हल्का फुल्का। ठीक है, बाबर के आने के फलस्वरूप भारत में क्या हुआ था, उपमहाद्वीप भारत के उपयोग की शुरुआत हो गई थी। किसी ने अगर 1% मात्रा में पहले कर लिया होगा तब, तो बारूद के उपयोग की शुरुआत इससे पहले हो गई थी, ठीक है। ये तो नहीं होगा। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला, 1 मिनट रुको, तो इसमें एक नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, और एक ये नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। चलो इसमें तो सीधा इजीली कट हो गया। तो इस क्षेत्र में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी भाई, तुगलक और गुलाम वंश ये क्या करने वाले थे, खिलजी वंश। मेहराब वगैरह तो पहले बनना शुरू हो गए थे, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इस क्षेत्र में तैमूरी तैमूरिद राजवंश का स्थापना हुई, ठीक है। इस क्षेत्र में बिल्कुल भी थी, कौन से क्षेत्र में बात करें, भारत के आने के सब लोग, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप जो भारतीय उपमहाद्वीप वहाँ पे तैमूरी या तैमूरिद राजवंश की स्थापना बिल्कुल हुई थी। 3 नंबर इसमें। बाबर से पहले भी बारूद वगैरह का यूज हो सकता था, युद्ध वगैरह में बाबर ने यूज किया था मास लेवल पे। नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसके लिए किसका स्थान लेगी, योजना आयोग का। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio 20 जो है वो किससे संबंधित है। तो रियो वाला जो प्रोग्राम है वो आपका किससे संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, यूनाइटेड नेशन का है ये प्रोग्राम। ये WTO है, ये नहीं होगा। ये UNFCC है क्या, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पर भी नहीं होगा। संधारणीय विकास सस्टेनेबल पर रियो +20 प्रोग्राम होता है ये। 44 नंबर देखिए, भारत की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं तो राष्ट्रपति क्या करेगा। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कोई आइडिया, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि। हम्म, ये नहीं होता, PM नहीं होता। जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं। दोनों ही गलत है इसमें, ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है। राष्ट्रपति का क्या काम होगा। और फिर प्रधानमंत्री सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष है वो नहीं होता वो,
कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इसके बाद में गोल्डी लॉक्स जोन शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप लोगों को ये ध्यान होगा कि अपनी पृथ्वी जो है उससे दूर, उसके जैसे बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे जो ग्रह हैं उनकी जो खोज है उनके लिए गोल्डी लॉक्स जोन जो है, ये क्या है कि खगोल शास्त्र जो होता है ना अपना, कोई तारे से ऐसी दूरी वाले जो मतलब जहाँ पे रहने योग्य क्षेत्र को मतलब बोलते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो रहने योग्य हो सकता है, पृथ्वी जैसा ही हो सकता है, तो उसे अपन गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं, मतलब ठीक है। और मुझे याद आ रहा है कि शायद केपलर 186 एफ एक ग्रह ऐसा खोजा गया था। खोजते रहते हैं, यहाँ पानी मिलने की संभावना है तो वो गोल्डलॉक्स जोन होते हैं। कोई ऐसा नया ग्रह जहाँ पर आदमी रह सकता है, तो वास योग्य की सीमा, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसके अलावा कि तंजौर तट, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? हैव यू एनी आइडिया ब्रो? कोई भी आइडिया हो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कभी? ठीक है, तो सी गोपालाचारी जो है इन्होंने ये वाला काम किया था 1930 में, जब नमक कानून तोड़ने के लिए जब अ, आंदोलन शुरू हुआ था, तब 1930 में तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने? सी गोपाल राजगोपालाचारी। ठीक है, इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना हरिहर और बुक्का, दो ही नाम फेमस है, कृष्ण देवराय हरिहर बुक्का। तो कृष्णा नदी नया नगर, कृष्णा नदी के समस्त और इसके क्या है कि उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो हरिहर और बुक्का जो है वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, स्थापना की थी। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है? 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मर्द महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं थी। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? कोई आइडिया? फैक्चुअल है यार। हम्म? भाई बसंत, भाई बसंत मैडम को भूल गए क्या? एनी बेसेंट 1917। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल थे। होमवर्क क्या है? कब हुआ था ये जब बदरुद्दीन जी बने थे? कमेंट में लिखना भाई। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बताना है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने, अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता के लिए आशय से बनाना बनी है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। डेवलपिंग कंट्रीज है, जलवायु परिवर्तन कम करना है, उनके अनुकूलन न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता के लिए बिल्कुल सही बात है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ऐसे ही काम करता है। यूएनईपी, ओईसीडी, एडीबी और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भर भर के ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैंने फिर बोला था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और आप लोगों को इसमें लगा के आना, जहां भी आपको अगर कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन दिखे, मिनिस्ट्री दिखे, ऐसा कुछ भी दिखे, ठीक है, तो लगा के आना है। किसने खोज की थी? UNFCCC। ठीक है, क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, आप लोगों ने करना है, गलत हो जाएगा। ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, काट दो, केवल एक सही। और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार निम्न किसको? एक को दिया गया था 2014 में। तो 2014 में किसको दिया गया था? इसरो को दिया गया था। वर्तमान में भी अगर इस तरह के मिलते हैं कोई भी बार साइंस के क्षेत्र में, तो इसरो ही ले रहा है भाई, इसरो बढ़िया काम कर रहा है उस चक्कर में। तो 2015 के आपके लगभग लगभग क्या, 50 क्वेश्चन हो गए आपके, 50 क्वेश्चन हो गए। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, 2x पे आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है,
और बाकी फिर करते हैं बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।